हेलो बच्चों, मैं दिनेश सर आपका हिंदी का अध्यापक। मैं आशा करता हूं बेटा आप सभी लोग घर पे स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपके सामने 9th क्लास का जो लेखन कार्य है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है संवाद, वो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कि आखिर संवाद क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं और लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि संवाद होता क्या है। देखिए, संवाद होता है वार्तालाप, जो हम आपस में बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आपस में जो हम संभाषण करते हैं, तो ये सब क्या है, अपने आप में संवाद कहलाता है। जब हम बोलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हमारे बीच में क्या वार्तालाप हुआ, क्या बातें हुई, वो सब बातें संवाद के अंतर्गत आती हैं। जब उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं अब एक पेज के ऊपर, किसी भी मतलब परीक्षा के अंदर या कहीं पर भी जब पूछा जाए किसी विषय के ऊपर, तो वही संवाद लेखन कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संवाद लेखन जो होगा वो किस तरह से आपकी परीक्षा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, कुछ विषय मैंने आपको दिए गए हैं यहाँ पर, जो लिखे भी हुए हैं, साफ साफ पढ़ पा रहे होंगे आप। यहाँ लिखा हुआ है, देरी से कक्षा में पहुंचने वाले छात्र और शिक्षक के बीच जो संवाद हुआ उसे लिखिए। मतलब एक बच्चा था, वो देरी से कक्षा में पहुंचा और शिक्षक उस समय पढ़ा रहा था, तो उनके बीच में क्या बात हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी, उसको आपको जो है उन बातों को अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है। कौन कितने अच्छे तरीके से लिख पाता है उस चीज को, वही चीज यहां पर जांची जाएगी। तो ये चीज क्या है, आपको देखनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी और डॉक्टर के बीच में, कि एक रोगी जो है वो ठीक हो गया है और डॉक्टर उससे हालचाल पूछने आया हुआ है, तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई। बार बार मेहमानों के आने से परेशान पति और पत्नी के बीच जो वार्तालाप हुआ, तो यहां पर कोई ना कोई हालात भी दिए जा सकते हैं। हर जगह हालात तो दिए हुए हैं। आगे देखिए, जादूगर के खेलों पर तर्क वितर्क करते दो छात्र, कि दो छात्र हैं और उनका नाम भी दे दिया गया, परवर और परखर। तो हो सकता है कई बार नाम नहीं भी दिया हो, नाम दे भी गया हो। तो आप जो है इन दो छात्रों के नाम लिखकर तब आगे बढ़ेंगे, इन बातों को लिखेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कल्पना पर, आपके चिंतन पर, आप कितना अच्छा सोच पाते हैं। आगे है, ग्राहक और दुकानदार के बीच सामान के मोल भाव पर जो संवाद हुआ उसको लिखिए। मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करने वाले बच्चे और पिता के बीच संवाद जो हुआ उसको लिखिए। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारे सामाजिक मतलब जो जीवन है हमारा सामाजिक दैनिक, उससे संबंधित किसी भी विषय के ऊपर हमें संवाद लिखना पड़ सकता है। तो अब हम जानेंगे आखिर संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके लिए हम इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने लेके चलूंगा जिसको आप पढ़ भी चुके हैं। हमारा पाठ रीढ़ की हड्डी, जो तीसरा पाठ हमारी कृतिका का 9th क्लास का, मेरा मानना है कि वो एक बहुत अच्छा अपने आप में संवाद का उदाहरण है। उसमें हर चीज है जो एक संवाद के अंदर होनी चाहिए। वो है तो अपने आप में एक एकांकी, मतलब वो नाटक का अंक है, लेकिन फिर भी उसमें संवाद जो दिए हैं जबरदस्त दिए हैं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है। मैं बीच बीच में उसके उदाहरण लेता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें संवाद लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अब ये इस तरह से हमें जो पॉइंट दिए हैं, इन सब को पढ़ करके देखना है कि कौन कौन सी बातें हमें संवाद लेखन में ध्यान रखनी है। पहला लिखा हुआ है, शुरुआत में स्थिति, दशा या हालत आदि का वर्णन कोष्टक में किया जाए। कोष्टक होता है ब्रैकेट, ठीक है, जो ये ब्रैकेट आपको दिख रही होगी रेड कलर की जो, तो ये कोष्टक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि जो भी हमें विषय दिया हुआ है उसके बारे में क्या स्थिति हो सकती है, उस समय माहौल क्या हो सकता है, हालात क्या हो सकता है, या दशा क्या हो सकती है लोगों की, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताना चाहिए। ये बड़ी अच्छी मतलब की भूमिका बनती है इस तरह से हमारे संवाद की। बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, वो ऐसे ही अपने संवाद लेखन को डालते हैं किसी भी चीज के अंदर। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो हमारा जो ये था यही है कि देरी से कक्षा में पहुंचने वाले छात्र व शिक्षक के बीच। तो अब आप सोच सकते हो कि उस समय स्थिति क्या होगी, हालात क्या होंगे। तो हम थोड़ा बता सकते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर कि स्कूल लगा हुआ है, कक्षा चल रही है और कक्षा के अंदर जो है अध्यापक पढ़ा रहा है, और इसी बीच क्या होता है, कोई दरवाजा खटखटाता है और सभी बच्चे उस ओर घूमकर देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे संवाद की भूमिका तैयार की, एक हालात तैयार किए, और इसके बाद हम अपने संवाद पर आ सकते हैं। जो मैंने पहले कहा कि मैं आपको उदाहरण दिखाना चाहूंगा, तो देखिए अब आपके सामने है
ये रहा वही पाठ रीढ़ की हड्डी, और इसमें जब शुरुआत में हम देखेंगे तो जो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने भी क्या किया है कुछ इसी तरह से, जैसे मैंने कहा अपने मतलब इस जो एकांकी है उसकी भूमिका तैयार की। क्या लिखा? मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। तो देखिए ये अपने पात्रों की हालात, दशा और स्थिति के बारे में भी बता रहे हैं, अपने मतलब जो ये बताने वाले हैं आगे उस चीज के बारे में। तो इस तरह से हम एक अच्छे संवाद की भूमिका तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक बार। अब संभव हो सके तो पात्रों के नाम और संवाद में भूमिका भी स्पष्ट भी करें, कि अगर हम बता सकें कि पात्र जो हैं, मान लो जैसे हमारा अभी बताया था मैंने आपसे कि कक्षा में देरी से आया जो छात्र और जो अध्यापक है, उन पात्रों को हम नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम देते समय थोड़ी उम्र का और स्थिति का भी ध्यान रखें। जैसे अध्यापक जो होते हैं उनको चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी बोल सकते हैं, छात्र है उसको रोहन, सोहन, मोहन बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम शुरुआत में नाम दे सकते हैं कि छात्र कौन है, मोहन, और अध्यापक कौन है, द्विवेदी जी। तो इस तरह से हम उसका नाम भी दे सकते हैं और संवाद में भूमिका भी स्पष्ट हो जाएगी इस चीज से कि ये जो हम संवाद लिखने वाले हैं उसके अंदर किसका रोल प्ले करेंगे, कि मोहन तो छात्र का रोल प्ले करेगा और जो चतुर्वेदी जी या द्विवेदी जी हैं वो अपने आप में अध्यापक का जो रोल होगा वो प्ले करेगा। तो सबसे पहली बात तो जो है हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम शुरुआत उसकी कैसे करें, तो थोड़ा बहुत उसके हालात जो है उसके बारे में बताएं। अगला देखिए, वाक्यों को सीधा लिखने की बजाय, मतलब जब हम संवाद लिख रहे हैं, किसी की बात को हम लिख रहे हैं, मान लो मोहन लिख के डैश लगा के जब हम उसकी बात को लिख रहे हैं, तो उनको सीधा लिखने की बजाय हाव भाव के साथ लिखना चाहिए। मतलब उस समय बोलते समय उस पंक्ति को जो बोल रहा है उस लाइन को हमारा जो पात्र, उसके हाव भाव कौन से हैं, उचित स्थान पर इनका प्रयोग हमारे संवाद को काफी आकर्षक बना देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखने से हम पात्र से संबंधित सोच, कि वो पात्र कैसे सोच का है, उसकी चिंतन शक्ति, कि वो मतलब किस तरह का चिंतन रखता है अपने अंदर, और तार्किक क्षमता, कि उसके अंदर समझ और गलत की कितनी मतलब समझ है, ये चीज, और चरित्र का निर्माण। और आपको पता ही होगा कि जो हमारे पात्र के वाक्य होते हैं और उसके बीच के जो हाव भाव दिखाते हैं, तो उससे उनके चरित्र का निर्माण भी होता है कि ये कितना अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान है। तो इससे ये होने के साथ साथ हमारे संवाद में रोचकता भी बनी रहती है। अब मैं क्या करूं, अगर दोबारा फिर से इसी के ऊपर आऊं कि देरी से कक्षा में पहुंचने वाले छात्र और शिक्षक के बीच, तो इसमें हम क्या हाव भाव डाल सकते हैं? इसमें बहुत से हाव भाव डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सभी छात्र उस ओर मुड़कर देखने लगते हैं। अध्यापक दरवाजा खोलते हैं तो मोहन का प्रवेश होता है, तो मोहन एकदम से घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो अध्यापक जो हो तो उसको प्रश्नवाचक नजरों से देखते हैं कि आखिर ये इतना लेट क्यों आया। तो इन सब बातों को हम ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं और फिर कहते हैं कि अध्यापक, तो अध्यापक लिख के जो वो बात कहेंगे कि आइए अंदर आएंगे, लेकिन हम उसके साथ अगर भाव भी डाल दें थोड़े गुस्से के अंदर, जैसे अध्यापक लिखा और बाद में ब्रैकेट में डाल दें थोड़े से क्रोध में, और फिर आगे लिखें अंदर आइए। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें पता लग गया हमारे पात्र जो है वो गुस्से के अंदर, क्योंकि बच्चा लेट आया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपने बातों को सीधा लिखने की बजाय उसमें हाव भाव भी डाल सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं रीढ़ की हड्डी का एग्जाम्पल दूंगा, तो देखिए इसमें 39 नंबर पेज नंबर ये रहा आपके सामने। इसमें देखिए कितना बढ़िया हाव भाव डाले हुए हैं। अगर आप देख रहे हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए उमा चुप है, ये तो थोड़ा विस्तार कर रहा है, लेकिन थोड़ा और नीचे हम चलेंगे, जो राम स्वरूप की उसकी आवाज है वो देखिए एक बार आप, कि जगह जगह पर जब राम स्वरूप बोल रहा है तो हैं का प्रयोग किया गया। मतलब वो चापलूसी वाली कला है जो है वो अपनी वो दिखा रहा है, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पर हैं जो है वर्ड डाला गया, ये हाव भाव है। इसके अलावा जो गोपाल प्रसाद, उसके भी देखिए लिखा हुआ तीसरी लाइन के अंदर, तीसरे पैरे के अंदर, जरा रूखी आवाज में, ब्रैकेट में देखिए ये हाव भाव है उसका, ठीक है। उससे ही एक लाइन छोड़ के अगली लाइन देखिए, उमा जो कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। तो मतलब इस तरह से क्या किया गया है इस पेज के अंदर, लास्ट में भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है, तेज आवाज में। मतलब ये जो है हाव भाव है अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, और इससे क्या होता है, शीर्षक के चरित्र का भी निर्माण होता है हमारे संवाद के। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। संवाद के सभी वाक्य शीर्षक के मूल भाव से जुड़े हों, जिससे मुख्य विषय पर ही ज्यादा बातें हो पाए। देखो बच्चों, बच्चे जो होते हैं ना, इसमें बहुत सी गलतियां करते हैं।
मान लो आपका कोई भी आपका ये संवाद आ गया, ये पहले वाला आ गया, देरी से कक्षा में पहुंचने वाले छात्र व शिक्षक के बीच संवाद, इसको ले लिया, हम इस पर लिख भी रहे हैं, आपने सब कुछ कर दिया, नाम भी दे दिया, हाव भाव भी डाल दिए, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो इसको लिखवाने का मुख्य मकसद क्या है एग्जामिनर का, कि वो ये लिखवाना चाह रहा है कि हमें कक्षा में देरी से नहीं आना चाहिए, हमें समय से अपना काम पूरा करना चाहिए। तो इसका जो मुख्य भाव है वो यही है कि ये बच्चे को सीख देने के लिए कि हमें अपना हर काम समय से करना चाहिए, समय की उपयोगिता बता रहा है ये। तो इस मुख्य भाव को हमें ध्यान रखते हुए अपने जो पात्र हैं उनके वाक्यों का, उनके संवाद का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि उसके ही बारे में ज्यादा बातें हों। कई बच्चे क्या करते हैं, सारी बात कर देंगे कि बच्चा अंदर आया, अध्यापक ने पूछा, देरी से आने का कारण पूछा, और भी बातें हुई, उसको समझाया, लेकिन जो मुख्य भाव होता है छोटी सी लाइन में ये लेके आता है कि अध्यापक बोले उसको, ठीक है बेटा आगे से ध्यान रखना, समय से आना और बैठ जाइए, अब एक पढ़ाई कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी लाइन के अंदर ही मतलब जो हमारा संवाद है उसके मूल भाव को बताते हैं, लेकिन नहीं, हमारा मूल भाव जो उस पर ज्यादा बातें होनी चाहिए। मतलब ये वही जानना चाह रहा है कि समय की उपयोगिता क्या है। अगर ऐसे ही हम अपने निचले वाले को देखें, यहां पर देखिए, मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करने वाले बच्चे और पिता के बीच संवाद, तो संवाद वाली बातें तो हमें लिखनी है माँ पिता और बच्चे के बीच की, लेकिन इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करने से क्या नुकसान होते हैं, वो चीज मुख्य रूप से हमारा मतलब केंद्र बिंदु में होनी चाहिए संवाद लिखते समय, और उसी से संबंधित हमें ज्यादा बातें करनी चाहिए। तो ये भी बात हमें मुख्य तौर पर संवाद लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, संवाद लेखन हमेशा दिए गए विषय को आत्मसात कर वास्तविक परिस्थितियों में लागू करके करना चाहिए। संवाद या कोई भी लेखन कार्य करते समय आपको ये चीज तो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि संवाद लेखन हमेशा दिए गए विषय को आत्मसात करना चाहिए। मतलब जो भी कंडीशन हमें दी जाए, जितनी भी यहां पर दी गई हैं, उसको अपने ऊपर लागू कर लेना कि वास्तव में ये हालात मेरे ऊपर हैं, मैं देरी से गया तो मेरे और अध्यापक के बीच में कौन सी बातें होंगी, वो हमें एक रियल हालात बना करके सोचना चाहिए, और उस समय हमारे मन से जो विचार निकलेंगे, जो बातें निकलेंगी, वो वास्तविक होंगी, और उससे संवाद में जान डलेगी और वो एक रियल संवाद लगेगा, न कि एक बनावटी। कई बच्चे बनावटी लिख जाते हैं, देख मतलब पढ़ने में न तो आकर्षक होता है न कुछ और। हमारा संवाद तो इतना आकर्षक होना चाहिए कि एक लाइन पढ़े तो वो उसमें इतना बंधे, इतना मजा आए कि वो पूरे संवाद को पढ़ जाए, और जब पूरे संवाद को पढ़ेगा इतना अच्छा होगा तो नंबर तो पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए ये भी बात यहीं पर, ये बात आगे देखिए कि स्वास्थ्य लाभ करे रोगी और डॉक्टर के बीच में, तो हमें या तो रोगी वाली हालत अपने ऊपर अपनानी है, डॉक्टर वाली है। और अगर यही बात है मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करने वाले बच्चे और पिता के बीच में, तो आप बच्चे तो हैं ही, और मोबाइल का ज्यादा प्रयोग भी हम करते हैं, तो पिताजी हमें डांटते भी हैं। तो हम जान सकते हैं कि रियल हालातों में हमारे ऊपर क्या बीत सकती है। अगर उन्हीं चीजों को हम पूरे हाव भाव के साथ अच्छे शब्दों में लिखें तो हमारा संवाद एक बहुत आकर्षक संवाद बनेगा, जिसमें हमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें मतलब संवाद में वाक्य रचना सजीव। मैंने अभी कहा कि आपके जो वाक्य हो वो वास्तव में बनावटी न होकर के एक सजीव लगे, उनमें दम हो, शैली सरस आकर्षक हो, वो उसकी शैली जो है बड़ी अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, अपनी तरफ आकर्षित करती हो, और भाषा बहुत गम्य होनी चाहिए। भाषा जो है आसान सी होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, जो सभी को आराम से समझ में आ जाए। अगर आपके पास कठिन शब्द हैं, बड़े शब्द हैं हिंदी के, तो कोई बात नहीं, आप उनको संभाल के रखें, कहीं और प्रयोग करें। इसमें तो बिल्कुल साधारण शब्दों का प्रयोग करें कि कोई भी आदमी इसको पढ़े तो उसको वो बात समझ में आए जो आप अपने पात्रों से कहलवाना चाहते हैं। सरल साधारण वाक्यों का प्रयोग करें, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस, ज्यादा घुमावदार नहीं, अटपटे नहीं, ऐसे वाक्य नहीं समझ में नहीं आए, ज्यादा गुत्थी से भरे, रहस्य से भरे भी नहीं। मतलब इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग ज्यादा न करें शब्दों की, बिल्कुल जो सामान्य हमारा अर्थ होता है वही प्रयोग करें। तो साधारण वाक्यों का प्रयोग करें, न कि कठिन शब्दों का, कठिन वाक्यों का। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारा संवाद हर व्यक्ति को समझ में आ सके। और इस पृष्ठ का अंतिम बिंदु देखिए, वाक्य ज्यादा लंबे न हो, छोटे व आकर्षक वाक्यों का प्रयोग करें। हमारे जो वाक्य हम पात्रों से कहलवाएंगे, जो सेंटेंस कहलवाएंगे, वो ज्यादा लंबे न हो, कभी पूरा का पूरा पैरा बना के एक पेज भर दे पूरे वाक्य के अंदर, नहीं, वो छोटे हों और आकर्षक भी हों। देखिए, हमें ऐसी बात कहनी है जो छोटी बातों से ही प्रभाव डाले, गागर में सागर भरने वाले काम करना है।
लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि एक एक लाइन से कि अगर ये बात लेके चले छात्र शिक्षक छात्र शिक्षक छात्र शिक्षक ऐसे कर करके हम पूरी करें। नहीं, हमें बिल्कुल बातों का ध्यान रखना है। एक आध जगह पर हम अपनी बात को लंबा भी खींच सकते हैं, पैरा के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं। कोशिश करें कि हम कम से कम शब्दों के अंदर अपनी पूरी की पूरी बात कह दें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए आपके सामने पेज है, आप देख रहे होंगे ऊपर जो है उसने हालात और स्थिति बनाई है। ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं आप, नौकर जाता है, बाबू साहब इस चीज से इस बीच मैच पोस्ट ठीक करते हैं। तो लास्ट तक देखिए ब्रैकेट है और वहां तक क्या किए गए, हालात बनाए गए हैं। और उसके बाद आप संवाद देखिए, प्रेमा का हो चाहे राम स्वरूप का हो, दोनों के ही देखिए संवाद कितने छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है और आकर्षक भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अपने संवाद के जो वाक्य हैं उनको छोटा रखना है और आकर्षक रखना है। तो बच्चों ये था हमारा संवाद, इसकी कुछ बातें हमने बताई, कुछ और बातें हैं, ये वीडियो बड़ी हो गई है, इस कारण अब हम क्या करेंगे वो आपको सावधानियां अगले वीडियो के अंदर बताते हैं। तो क्या करें, आप उसको देखें ध्यान से। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो नंबर 2 की तरफ, देखें उसको।